अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर न्यू स्टोरीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी। माहम का जुमला बीच में ही उचक लेने वाली मर्दाना आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया। वो डेवी था। हेलो डेवी, माहम खुशदिली से बोली। इट्स शहरोज़, वो बनावटी अंदाज में बोला। ओके ओके शहरोज़, किसी की बात छुपकर सुनना सही नहीं है। अब की बार नक्श बोली थी। वो भूल गई थी कि वो भी वलीद का दोस्त था। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मगर फिर माहम के दिमाग में आने वाले सारे सवालों का जवाब कौन देगा? नहीं नहीं, तुम बैठो, माहम जल्दी से बोली। नक्श ने गहरी सांस ली। बताओ, वलीद की मंगनी कैसे ख़त्म हो गई? इसकी एक वजह तो वो हादसा थी जिसमें वलीद की दोनों टांगें घुटनों से नीचे बेकार होकर रह गई थी, मगर पर्दे के पीछे नक्श हयात थी। हादसा ना भी होता तो मंगनी को टूटना ही था। उसकी बात ने नक्श और माहम दोनों को चौंका दिया था, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता था और कभी अपने जहन से निकाल ही नहीं पाया। शहरोज़ ने जैसे राज खोला। तुम गलती पर हो। वो मुझे सख्त नापसंद करता था। यूनिवर्सिटी के दिनों में उसने मुझे कितना तंग किया, भूल गए हो? नहीं। और कभी तुमने सोचा कि वो तुम्हें ही क्यों तंग करता था? तुम्हें नहीं मालूम, सिर्फ तुम्हारी ओपोजिशन वाली राय सुनने के लिए वो सारी सारी रात बैठकर दलीलें, लॉजिक तलाश करता था। और इंग्लिश की क्लास में जब सर ने शायरी लाइन लिख कर लाने को कहा था तो उससे पूछा था मैंने, किसको जहन में रख कर लिखा है? और तब उसके मुंह से पहली बार तुम्हारा नाम फिसला था। बाद में उसने बोला था कि वो मजाक कर रहा है, मगर मैं मजाक और हकीकत में फ़र्क कर सकता हूँ। और गिटार, जब भी तुम कैफेटेरिया में आती थी उसकी धुन बदल जाया करती थी। मुझे हैरत है कि ये सब तुमने क्यों महसूस नहीं किया। बहस वो जीतने के लिए करता था और गिटार ना बजाता तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग कैसे बढ़ती, ख़ास तौर पर लड़कियाँ। नक्श अब भी इनकार कर रही थी। कभी कभी इंसान दिल की गवाही नहीं मानना चाहता। नक्श हयात, वलीद हाशिम को लड़कियों की कमी नहीं थी, इसलिए गिटार बजाने की उसे ज़रूरत नहीं थी। एक भवें उचकाकर वो लड़कियों की धड़कनें रोक देने पर इख्तियार रखता था। नक्श ने सर झुका लिया। विलेज डे पर भी जब वो तुम्हारे पीछे गया था तो मुझे लगा था वो शायद इजहार करने जा रहा है, मगर फिर पता नहीं तुम दोनों के बीच क्या बात हुई, वो कुछ बदला बदला सा लगने लगा। उसकी मंगनी भी शायद तुमसे ध्यान हटाने का एक बहाना थी, जिसमें वो बिल्कुल नाकाम हो गया। उसने मुझसे सिर्फ ये कहा था कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है, और मुझे लगा था कि वो फिर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। नक्श ने सर झुकाए झुकाए बताया, जबकि माहम बेवकूफ़ों की तरह दोनों का मुंह देखे जा रही थी, जिसे सिरे से इस बात का पता ही नहीं था। उसकी बात पर शहरोज़ ने ऊंचा कहका लगाया। उसने तुमसे इजहार नहीं किया, और अब शायद कभी करेगा भी नहीं। उसकी बात पर नक्श का दिल डूबा था। कुछ सच हकीकत में कितने कड़वे होते हैं। सुबह से आसमान बादलों से ढका हुआ था। दिन में शाम जैसा माहौल हो गया था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। वीकेंड था और वो इसे आम दिनों से हटकर गुजारना चाहती थी, मगर थोड़ी देर पहले ही उसे ज़ोहरा हाशिम की कॉल आई थी और उन्होंने उसे लंच पर बुलाया था। प्रोजेक्ट के दौरान उसकी 2-3 बार वलीद की माँ से मुलाकात हुई थी, और हर बार वो इतनी खुशदिली से मिली जैसे बरसों से जानती हों। नक्श उन्हें खास पसंद करने लगी थी। उदास आंखें, धीमा अंदाज और कम बोलना उनकी आदत थी, मगर वो उन लोगों में गिनी जाती थी जिनकी खामोशी भी बातें करती हैं। उनके चलने के अंदाज में मालिकों सी शान थी। वो उनसे मिलकर बहुत अच्छा महसूस करती थी। हल्के पर्पल फ्रॉक पहने, बाल खुले छोड़कर वो उनके यहाँ पहुंची तो उन्हें अपना इंतज़ार करते पाया। धानी रंग की साड़ी पहने, बालों को खूबसूरती से शिगान से समेटे, वो बहुत फ्रेश और खुश दिखाई दे रही थी। वलीद को देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई थी। हमेशा के उलट वो काली शलवार कमीज़ पहना था। नक्श को डाकू डे याद आ गया था, जब इस डाकू ने उसकी धड़कनें रोक दी थी। अगर उस रोज़ वो हैंडसम लग रहा था तो आज उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट। और वलीद के साथ बैठे डेबी यानी शहरोज़ को देखकर उसे फिर हैरत भी हुई थी।
इसका मतलब है वो भी इनवाइटेड था। ना भी होता तो वलीद का कज़िन था, कभी भी आ जा सकता था। शहरोज़ भी नक्श को देखकर शोक अंदाज में मुस्कुराया था। ये उनकी पहली नॉर्मल मीटिंग थी, जिसमें ना कोई कारोबारी मामला डिस्कस किया गया और ना वलीद और नक्श के बीच कोई झगड़ा हुआ। ना कोई तन-तनाज़ा किया गया और ना मज़ाक उड़ाया गया। ड्रिंक सर्व हुई, हल्के-फुल्के टॉपिक पर बातें हुईं। इतनी देर में लंच लग गया था। वलीद शहरोज़ या किसी की मदद के बगैर व्हीलचेयर पर बैठा और ड्राइंग रूम से डाइनिंग हॉल में आ पहुंचा। नक्श ने महसूस किया था वहाँ हर चीज़, फर्नीचर वगैरह की सेटिंग इस तरह की गई थी कि व्हीलचेयर बगैर किसी रुकावट के आसानी से हरकत कर सकती थी। खाने के दौरान डेबी कंटिन्यू जोक करता रहा और वो सब मज़े लेते रहे। वो सब डेज़र्ट से मज़े ले ही रहे थे जब वलीद का मोबाइल बज उठा। वो टेबल से उठाकर कानों में लगाने ही लगा था कि मोबाइल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उसने अपना एक हाथ टेबल पर रखा और झुककर मोबाइल उठाने की कोशिश की, मगर हाथ और मोबाइल के बीच कुछ इंच की दूरी रह गई थी। डाइनिंग टेबल पर गहरी खामोशी छा चुकी थी। नक्श ने देखा मिसेस ज़ोहरा हाशिम की थोड़ी देर पहले मुस्कुराती आंखों में उदासी की गहरी परछाइयाँ उतर आई। इस सारी सूरत हाल की कि उसके दिल को इतनी तकलीफ़ हुई कि वो खुद भी हैरान रह गई। फर्श पर पड़ा मोबाइल फिर से बजने लगा था। नक्श ने डेज़र्ट छोड़ा, कुर्सी से उठी और मोबाइल उठाकर वलीद को थमा दिया। थैंक यू। वो हल्का सा मुस्कुराया था, मगर वो चाहने के बावजूद भी मुस्कुरा ना सकी थी। शहरोज़ ने सूरत हाल संभाली और फिर से जोक सुनाने लगा। लंच के बाद वलीद एक्सक्यूज़ करके चला गया था। उसे किसी अहम काम से जाना था। एक खिलंडरे शख्स से वो एक वर्कोहॉलिक बन चुका था, जिसका खाना पीना, उड़ना बिछाना, काम काम बस काम था। मगर ये भी तो हकीकत थी कि इतने बड़े बिजनेस का तने तनहा वारिस होने के नाते उसे अपना वक्त उसके लिए देना ही था। वलीद के जाने के बाद शहरोज़ थोड़ी देर ठहरा रहा और फिर वो भी चला गया। ड्राइंग रूम की शीशे की दीवार के पार बारिश अभी तक बरस रही थी। ज़ोहरा हाशिम ने अपने और उसके लिए चाय मंगवा ली थी और अब दोनों के बीच घरेलू बातें हो रही थी। वो नक्श से उसके फैमिली के बारे में पूछ रही थी और नक्श उनके बुटीक ब्रांड के बारे में, जो उन्होंने 1 साल पहले रिंग के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया था। ज़िंदगी में कभी भी ये काम सोच कर नहीं रुकना चाहिए नक्श। ज़िंदगी में कभी ये सोच कर नहीं रुकना चाहिए नक्श, वरना आपकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाता है। हाशिम की मौत के बाद मुझे लगा था बस अब बाकी रह क्या गया है, और वलीद के हादसे ने मुझे जिस तरह अंदर से तोड़ा है, मैं अपने अंदर हरगिज़ कोई नया काम शुरू करने की हिम्मत ना पाती थी। और तुम्हें मालूम है कि रिंग शुरू करने की इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिली? नक्श ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। वलीद से। उसे नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करते देखकर मुझ में वो हिम्मत आई। वो बहुत मज़बूत है। उसने जिस तरह से खुद को, मुझको और कारोबार को सँभाला, मुझे उस पर फ़क्र है। मैं आपको एक बात बताना चाहती थी। नक्श कुछ झिझकते हुए बोली। क्या? मैं और वलीद यूनिवर्सिटी के दिनों में दोस्त नहीं थे, बल्कि नक्श, तुम लोग जितना मुझे समझते हो, मैं उनसे कई ज़्यादा तुम लोगों को जानती हूँ। ज़ोहरा हाशिम उसकी बात काटते हुए बोली। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे के लिए बहुत ख़ास हो। उनकी बात ने नक्श को गड़बड़ा दिया था। कितनी आसानी से उन्होंने एक बेहद मुश्किल बात कह डाली थी। नक्श लाजवाब होकर रह गई थी। वापसी का सारा सफ़र वो उस जुमले के बारे में सोचती रही थी। आज का दिन उसकी ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में से एक था। दादी जान की तबीयत पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ख़राब थी। मौसम का बदलाव एक कमज़ोर जिस्म पर बुरी तरह से असरअंदाज हुआ था और पिछले कुछ दिनों से वो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी। आज वो ऑफिस से खासी लेट हो चुकी थी। पहले उसने खुद उन्हें हल्का-फुल्का नाश्ता करवाया था और फिर जब रिज़वाना उनके लिए सूप बनाने लगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि उन्हें उसके हाथ का बना सूप पीने से बेहतर है कि वो भूखी रहें। और ये जानने के बावजूद कि नक्श को कुकिंग तक नहीं आती, ज़िद करने लगी कि उन्हें सिर्फ़ उसी के हाथ का बना सूप पीना है, जॉब जाए भाड़ में।
नक्श ने उन्हें ऑप्शन भी दिए कि वो उनके लिए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से सूप मंगवा लेती हैं, लेकिन वही मुर्गे की एक टांग वाली सूरत हाल हो गई थी। अब नक्श के पास इसके सिवा कोई चारा ना था कि वो खुद उनके लिए सूप बनाती। लैपटॉप को किचन के अंदर स्लैब पर रखते हुए उसने सूप बनाने के लिए ट्यूटोरियल सर्च किया और शुरू कर दिया। सूप बनाते हुए उसने कोई 7 बार वीडियो रिवाइंड की और 5 से 6 बार रिजवाना से भी पूछा। सूप बनाने के बाद दादी को पिलाना भी एक काम था, और वो जब सब कुछ कर चुकी तो उसे ऑफिस में पड़ा काम का बोझ याद आ गया। भागम भाग ऑफिस पहुंची। एम्प्लॉयज़ की मीटिंग ख़त्म हो गई तो उसने बाकी काम कल पर छोड़ते हुए घर की राह ली। गाड़ी में बैठते ही उसे सुबह दादी से होने वाली खट्टी मीठी नोक झोंक याद आ गई, और याद आते ही उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। दादी, आप दिन ब दिन बहुत ज़िद्दी होती जा रही हैं। सूप के हर चमचे के साथ उन्हें बुरा सा मुंह बनाते देखकर उसने कहा। हाँ, मगर तुमसे कम। मैंने क्या किया? शादी नहीं कर रही हो, और कुछ नहीं। उनका अंदाज रूठा रूठा सा था। उसे भी दादी पर प्यार आ गया। इनकार कब किया है? कोई अच्छा लड़का भी तो मिले। मैंने जितने लड़के तुम्हें बताए उनकी 3 टांगें थी क्या? क्या खराबी थी उनमें? वो बेरोजगार थे, लालची थे या खराब? मुझे लगता है तुझे कोई लड़का पसंद है जिसकी वजह से तू हर रिश्ते से इनकार कर देती है। दादी जान की रेलगाड़ी दूसरे ट्रैक पर चलना शुरू हो गई थी। नहीं दादी, कोई अगर पसंद होता तो आपके सामने ना ला खड़ा करती, कहते हुए उसके दिल ने मलामत की और वलीद के नाम का साइन बोर्ड दिखाने लगा था। दादी खामोश हो गई थी और वो भी चुप। सोचते सोचते घर कब आ गया पता ही ना चला। गाड़ी गेट के करीब आई ही थी जब दरवाज़ा खुला और परेशान सी रिजवाना अंदर से निकली। वो दादी अम्मा, दादी, नक्श बाजी। नक्श के दिल ने किसी अनहोनी का इशारा दिया और वो दरवाज़ा खोलकर अंदर भागी। रिजवाना भी उसके पीछे पीछे थी। लॉन्च के सोफे पर दादी आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। उनकी पल्स पर हाथ रख कर चेक किया तो इत्मीनान हुआ कि आहिस्ता ही सही मगर चल रही थी। दोनों ने मुश्किल से घसीट घसाट कर गाड़ी में डाला दादी को। रिजवाना भी अंदर आ बैठी। नक्श ने गाड़ी स्टार्ट करते ही एक्सकलेटर पर पाँव रख दिया। उसका रुख हॉस्पिटल की तरफ था। दादी 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही और इन 3 दिनों में वलीद लगातार आता रहा। जिस रोज़ वो दादी को हॉस्पिटल में लाई थी, उसे थोड़ी देर बाद ही वलीद की कॉल आई थी, और थोड़ी देर पहले ही जो उसे महसूस हो रहा था कि दादी के सिवा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, वो एहसास मिट गया था। उसकी रोती आंसुओं में डूबी आवाज़ सुनकर वो बेचैन बेचैन हो गया था, और सिर्फ 15 मिनट बाद ही वो हॉस्पिटल पहुंच गया था। शहरोज़ और वलीद ने जिस तरह से सिचुएशन को संभाला था, वो दोनों का शुक्रिया अदा कर रही थी। दादी को कुछ घंटे आईसीयू में रखने के बाद कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। वो नक्श के साथ बैठा रहा था। वो रोती रही और वलीद उसे टिशू थमाता रहा। सिर्फ उसकी मौजूदगी से ही नक्श ने अपने अंदर हिम्मत महसूस कर रही थी। तीसरे रोज़ वलीद के साथ मिसेस हाशिम भी आई थीं और अपने बेटे पर गुस्सा दिखाई दे रही थीं कि उसने पहले क्यों नहीं नक्श की दादी की बीमारी के बारे में बताया। अच्छी औरत है। उनके जाने के बाद दादी जान ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। नक्श को दादी के अल्फाज से खुशी हुई थी। हॉस्पिटल में पहले दिन होने वाले तमाम खर्चे वलीद ने अदा किए थे। उसे खुद तो इतना होश था ही नहीं। रोज़ बिज़ी होने की वजह से उसे अदा करना भूल जाती थी। घर जाकर उसका इरादा वलीद की सेक्रेटरी को कॉल करके उनका अकाउंट नंबर जानना था, ताकि वो पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सके। दादी घर लौट आईं तो नक्श की घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वाली पुरानी रूटीन शुरू हो गई थी। दादी भी कुछ दिनों के अंदर संभल गईं और उनका नक्श की शादी करवाने का मिशन भी एक बार फिर से शुरू हो गया। एक रोज़ ऑफिस से आने के बाद दादी के पास बैठी थी। रोज़ की रूटीन के मुताबिक टीवी देखा जा रहा था। रिजवाना ने आज नक्श की पसंदीदा सब्ज़ी बनाई थी, जो उसने ज़रूरत से ज़्यादा ही खा ली थी। उससे ग्रीन टी बनवाने के बाद चुस्कियाँ लेते हुए वो दादी की पसंदीदा और अपनी बोरिंग शो देखने में बिज़ी हो गई थी। आज ज़ोहरा हाशिम आई थी। नक्श को हैरत हुई कि दादी इस शो के दौरान बोलना तो दूर किसी को सांस लेने भी नहीं देती थी, और आज वो खुद ही बोल रही थी। ज़रूर कोई अहम बात थी। फिर
वो बोली। उनकी बातों से मुझे लगा कि वो तुम्हें अपने बेटे के लिए खासा पसंद करती हैं, क्योंकि वो पूछ रही थी कि तुम्हारा रिश्ता तो कहीं तय नहीं हुआ और बार बार अपने बेटे का जिक्र कर रही थी। फिर आपने क्या कहा? यही कि तुम्हें कोई पसंद नहीं आता। आपने उनसे ये कह दिया? वो हैरत से बोली। तो और क्या कहती? यही हकीकत है। आगे से वो भी बोली कि उनके बेटे को भी कोई लड़की पसंद नहीं आती। दादी मायनी खेज से बोली। नक्श को उनकी बात अच्छी तरह समझ आ रही थी। उन लोगों के और हमारे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहली बार उसके अंदर का छुपा डर लफ्ज़ों की सूरत बाहर निकला था। शायद उन लोगों को इस बात की परवाह ही ना हो। ये और बात है कि तुम वलीद के अपाहिज होने की वजह से। दादी जान, आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं लालची नहीं हूँ, वो दुख से बोली। वलीद को अपाहिज सोचते हुए उसके साथ से इनकार का सोचना भी उसके लिए गुनाह था। दादी जान मुस्कुरा दी। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं अब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचने लगी हूँ। दादी के इस जुमले का सर पैर उसको समझ ना आया, लेकिन कोई गड़बड़ थी इतना उसे लगने लगा था। वलीद की सेक्रेटरी को अकाउंट नंबर लेने के लिए उसने कॉल की और सरसरी सा वलीद के बारे में पूछा। वो आज ऑफिस नहीं आए, सेक्रेटरी ने जवाब दिया। क्यों? उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो घर पर ही हैं। इस जुमले ने नक्श को और फिक्रमंद सा कर दिया था। वलीद जैसा वर्कोहॉलिक इंसान अगर ऑफिस नहीं आया तो इसका साफ मतलब था कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। कई बार उसका जी चाहा कि कॉल करके वलीद का हाल चाल पूछ ले, मगर हर बार वो रुक गई। आखिर ऑफिस से वापस होते हुए उसने गाड़ी का रुख वलीद के घर की तरफ मोड़ लिया। अब्दुल रज़ाक ने उसको आउट हाउस की तरफ का इशारा किया था, यानी तबीयत ख़राब होने के बावजूद वो काम कर रहा था। इतना काम कैसे कर लेता था वो, और अपने लिए कब वक्त निकालता था? नक्श को अपनी जॉब, अपना काम बेहद पसंद था, मगर थक तो वो भी जाती थी। जबकि वलीद, वो वीकेंड पर भी काम कर रहा था और बीमारी में भी। मैंने वही किया जो मुझे अच्छा लगा, जो हकीकत में तुम्हारा दिल भी चाहता है। सर से पाँव तक खुद को बिजनेस में उलझा देने से और एक मशीन की तरह काम करते हुए तुम भूल गए हो कि तुम एक इंसान भी हो। इस हकीकत को मान लोगे तो कमज़ोर नहीं दिखने लगोगे। ज़ोहरा हाशिम की आवाज़ नक्श के कानों में टकराई तो वो ठिठक गई। वो किसके बारे में बात कर रही थी? वो आगे जाए या पीछे उसे समझ ना आ सका। आपने गलत किया, एक गलत आज़ दी। वलीद की ठोस आवाज़ कमरे की अधखुली खिड़की से बाहर आई। खिड़की की उस पार दोनों माँ बेटा नक्श की मौजूदगी से बेखबर बातें कर रहे थे। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे उसका हक है वलीद। मैं जानती हूँ तुम उसे अभी से नहीं, यूनिवर्सिटी के दिनों से पसंद करते हो। नक्श का दिल जोर से धड़का और उसे डर लगने लगा कि उसकी धड़कनों की आवाज़ अंदर खड़े लोग ही ना सुन ले। ममा, मैं किसी को लूला लंगड़ा सहारा नहीं दे सकता। मैं नहीं चाहता मेरा वजूद किसी के लिए बोझ हो, मेरा साथ किसी के लिए नागवारी की वजह हो। ये मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। मैं नक्श को तकलीफ़ नहीं दे सकता। उसके अल्फाज नक्श के लिए जितने तकलीफ़ दे थे, उसके मुंह से अदा होने वाला उसका नाम उतना ही खूबसूरत लगा था। ऐसा लगा था जैसे पहली बार ये नाम सुना हो। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ या वो मुझे? हम दोनों बेजोड़ हैं, ये हकीकत है।